तो हम स्टार्ट करते हैं मनसबदारी सिस्टम से। यहाँ पे मनसबदार का मतलब होता है रैंक। मनसब का मतलब होता है रैंक। ठीक है। अब मनसबदारी सिस्टम में रैंक जो है सैलरी के बेसिस पे दी जाती थी। मतलब अकबर जो है इलिटरेट थे, अनपढ़ थे, तो बेस्ड ऑन सैलरी, फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी 100 रुपीज़ है तो आपको जद 100 जद बोला जाएगा। आपकी रैंक जो है 100 जद है। वहीं अगर आपकी सैलरी 200 रुपये है तो आपको 200 जद, और 300 रुपये है तो 300 जद। ठीक है। तो ये इज्जत से बना हुआ पार्ट है, मतलब यहाँ से काट के आप निकाल सकते हो जद। ये हो गया उनका रैंकिंग सिस्टम। इसके बाद हम चलते हैं एम्पायर पे। तो मुगल का जो एम्पायर है वो दो पार्ट में डिवाइडेड था, खलीसा और पे बाकी। पे बाकी को हम जागीर बुलाया करते थे। खलीसा यहाँ पे क्राउन लैंड हुआ करता है। खलीसा यहाँ पे क्राउन लैंड हुआ करता है जहाँ पे से टैक्स जो है डायरेक्ट एम्पायर को जाता है। वहीं पे बाकी जो है बचा हुआ लैंड रहता है जो कि किसी दूसरे मनसबदार को दिया जाता था। अब ये बात ध्यान रखने की, जो खलीसा है और जो सॉरी पे बाकी है वो सिर्फ मनसबदार को ही दिया जाता था। ठीक है। अब इज्जत के बाद आता है सवार, मतलब क्या, और सोल्जर्स। सोल्जर्स। अब चूंकि मुगल्स को एक बड़ी सी आर्मी को भी मेंटेन करना था, मुगल्स को एक बड़ी सी आर्मी आर्मी को मेंटेन करना था, तो यहाँ पे एक सवार का सिस्टम लाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या होता है कि फॉर यहाँ पे बाकी पे एक जागीरदार, मतलब जो पे बाकी इसको हम बोलते हैं लैंड, और लैंड मतलब क्या होता है जागीर। अब इस जागीर को किसी पर्सन को दिया गया है, मतलब वो बन गया जागीरदार। ठीक है। अब जब ये जागीरदार को दिया जाता है तो उसको सोल्जर मेंटेन करना रहते हैं। तो क्या एक सिनेरियो ये बनता है कि जागीरदार जो है जागीर से रेवेन्यू कलेक्ट करे, एम्पायर को दे, और एम्पायर इनकी सैलरी इसमें से काट के इनको बचा हुआ सैलरी इसमें से वापस रिटर्न कर दे। ठीक है। इसके बदले यहाँ पे क्या बोला जाता है कि आप जागीर अपने पास रखो, ठीक है, साथ ही में 100 सोल्जर्स को मेंटेन करो। आप इस जागीर से जितना भी रेवेन्यू आपको जनरेट हो रहा है उस अमाउंट से आप अपनी सैलरी काटो, माइनस करो। साथ में सोल्जर्स की जो अमाउंट आपको रखना है, सैलरी रखनी है, वो रखो, माइनस करो। जो सरप्लस, और कभी सरप्लस होता है तो आप वो एम्पायर को रिटर्न कर दो। सरप्लस जो एम्पायर को रिटर्न कर दो। ठीक है। अब ये जागीर है ये नॉन हेरिडिटरी है, ट्रांसफरेबल है। ठीक है। ये जागीर जो है ट्रांसफरेबल है और नॉन हेरिडिटरी है, मतलब एक पर्सन को, आप सेम यहाँ पे एक पर्सन को दूसरी लैंड दी जा सकती है। ठीक है। इतना हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे हमारा जागीरदार सिस्टम में क्या, अब लास्ट आता है जागीरदार इशू और क्राइसिस क्या होते हैं। जब औरंगजेब के टाइम पे क्या हो रहा था कि जो गवर्नमेंट, जो एम्पायर का रेवेन्यू है वो कम हो चुका था। एम्पायर का रेवेन्यू जो है वो डिक्लाइन हो गया था, जिसकी वजह से एम्पायर ने क्या करा, अपनी खलीसा लैंड को बढ़ा दिया। अपनी खलीसा लैंड को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, खलीसा लैंड बढ़ गई। मतलब यहाँ पे खलीस पहले जागीर थी 100, इसमें 100 जागीरदार थे। ठीक है। अब इस जागीर को कम कर दिया गया और खलीसा लैंड में जोड़ दिया गया, मतलब 30 जो जागीर थी अब वो डायरेक्ट क्राउन के अंडर आने लगी। मतलब क्या, यहाँ पे 100 जागीरदार हो गए, लेकिन जो जागीर है वो सिर्फ 70 ही है, 70 ही है। इसको बोलते हैं हम जागीरदार क्राइसिस। मतलब यहाँ पे ऑब्वियसली बात है कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब पहले क्या था कि जो जागीरदार बना हुआ है वह शिफ्ट हुआ करता था, मतलब उसको अपनी पोजीशन का फिक्स था कि हाँ मेरी जॉब तो जाएगी नहीं। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कुछ जागीरदार की जॉब जाने का खतरा रहता है। अब जैसे ही औरंगजेब और मुगल एम्पायर डिक्लाइन होते हैं, ये जागीरदार जो है रिवॉल्ट कर देते हैं और बाद में सक्सेसर और रेबल स्टेट बनते हैं।